सॉरी, किसी ने कॉल कर दिया था तो मुझे वीडियो रोकना पड़ा। तो फिर से शुरू करते हैं अब। तो ऐसे डिवाइड होता है, कुछ लोग डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और हाँ, मैं बता रहा था कि कुछ लोगों को मज़ा आता है कि नहीं नहीं, इसमें मोबाइल में पढ़ने में मज़ा नहीं आता, किसी के नोटिफिकेशंस आते हैं। जैसे ही मैंने ये बोला तुरंत ही फ़ोन आ गया। क्या क्या ऐसा कोइंसिडेंस है? चलो कोई बात नहीं। तो अभी ये है। तो वर्तमान में जो, अब देखो हर जगह पे डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। अब कहीं कहीं के भी जो डिविडेंड है ना, उसका कारण क्या है? क्यों आखिर डिजिटल डिवाइड हो गया? कुछ लोग ही उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे ही नहीं उपयोग कर रहे हैं, कई लोगों की मजबूरियां भी हैं। सबसे जो पहला कारण है जेंडर, लिंग आधारित कारण। जैसे अपने देश में लड़कियों को अक्सर फ़ोन अलाउड नहीं होता, या छोटे बच्चों को फ़ोन अलाउड नहीं होता, या छोटे बच्चे तो गेम खेल लेते हैं, खास करके लड़कियों को पर्सनल फ़ोन नहीं दिया जाता, या शायद वो ग्रेजुएशन तक या 12वीं तक। तो ये जो लिंग का कारण है, उसमें महिलाएं भी अपना उसमें होम मेकर होती हैं। तो वो भी सोचती हैं कि मैं इतना महंगा फ़ोन लेकर क्या करूँगी, अपना तो बटन वाला ही ठीक है, वो पीला पीला बटन जो लाइट जलता है वही ठीक है। तो ऐसा भी है। तो इसका कारण वो ये डिजिटल जो लाइफ है, इससे वो अछूती रह जाती हैं। और कई ऐसे गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हालांकि अब सस्ते फ़ोन अवेलेबल हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इलिटरेसी भी है, ये भी है। और उसके बाद अगर आप वहाँ पे जाओ, जो हमारे आदिवासी जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, तो फ़ोन तो दूसरी बात है। मैंने एक देखा था वो झारखंड की स्थिति, वहाँ पे लोगों ने एक पेड़ पे रस्सियाँ बांध रखी थी। अब मैंने सोचा रस्सियाँ क्यों हैं, तो रस्सियाँ इसलिए बांधी गई थी, वहाँ पे मोबाइल लोग टांगते थे। 1 घंटे के लिए लोग मोबाइल वहाँ पे टांग देते थे। 1 घंटे जब मोबाइल टांगते थे तो उसमें नेटवर्क आ जाता था, और उसके बाद फिर वो बातचीत कर लेते थे, फिर वो हटा लेते थे मोबाइल। तो ये स्थिति हो, तो डिजिटल डिवाइड तो होगा ही। दूसरा पैसा भी है, सारे लोगों की पहुंच नहीं है कि, हालांकि अपने देश में इंटरनेट पूरे दुनिया से सबसे ज़्यादा सस्ता है डेटा, लेकिन अभी भी जिसको रोटी कपड़ा की ही नहीं पूरा कर पा रहा है, वो डिजिटल कहाँ पे कर पाएगा? दूसरा सहूलियत, हर चीज़ को सहूलियत भी होनी चाहिए। अब समझ में ही नहीं आ रहा है, एक मान लो पीडीएफ डाउनलोड करना आधा घंटा लग गया, पीडीएफ डाउनलोड करना, तो फिर कौन करेगा? आधा घंटा वेस्ट कौन करेगा पीडीएफ? उससे अच्छा वो पुस्तक ही पढ़ लेगा, खरीद लेगा जाकर 10 मिनट में। चलिए, और जगह भी होता है, जगह भी एक कारण होता है डिजिटल डिवाइड का, इसका बारे में भी बताया गया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो ये शब्द था, वो जो कंप्यूटर के मालिक होते हैं वो सारे लोग इसका प्रयोग करते थे। अब कंप्यूटर के मालिक हैं तो उन्हें तो भाई जानकारी होती होगी। अब 1990 के बाद कंप्यूटर क्रांति हुई, उसके बाद इसका तेज़ी से विकास हुआ। आज के युग में बहुत ढेर सारे पुस्तकालय हैं जो हाइब्रिड हैं। मैंने बताया था ना कि वो एक ई प्रोस्पेक्टस है और ई कैटलॉग है, एंड दूसरा पारंपरिक कैटलॉग है, दोनों। तो ऐसे ही बढ़ती जा रही हैं। अभी देखो सारे न्यूज़ वगैरह आपको टीवी पे देखने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब पे ही मिल जाते हैं। सर भी ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं, मैं खुद भी देखो यहाँ पे यूट्यूब पे आपको बता रहा हूँ। पीडीएफ अगर मैंने बना के सेंड कर दिया तो आपके लिए वो ई जनरल हो गया। पहले तो हम कोई भी चीज़ सीडी या डीवीडी में रखते थे, फिर वो करप्ट भी हो जाता, उस पर स्क्रैच आ गया तो रुक गया। लेकिन अब ये सारी समस्याएं नहीं हुई, कहीं पे भी आप अपलोड कर दो, उसमें ना तो स्क्रैच आएगा ना तो वो फाइल करप्ट होगी अगर इसमें वायरस नहीं आया तो ये भी है। अगला कलेक्शन डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ी ये चुनौती है कि किस तरह से इसको कलेक्ट किया जाए। हाइब्रिड पुस्तकालयों की में जो कलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो अभी वही प्राचीन काल का है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि गुजराती टाटी और विदेशी ताला। नहीं, ऐसा था, अरहर की टाटी और गुजराती ताला, ऐसा करके था। एक कहावत आपने सुनी होगी, अरहर की टाटी और गुजराती ताला। मान लो किसी का छप्पर का घर हो, बढ़िया सा छप्पर का घर हो, और उसमें ला करके एकदम वीआईपी डिजिटल ताला लगा दिया जाए तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा? चोर तो उस छप्पर को फाड़ के भी जा सकता है। तो ऐसे ही इसकी भी स्थिति है, हाइब्रिड की भी, कि मतलब काम तो ये डिजिटल का कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी वही उनका पुराना है, परंपरागत है।
अगला जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का जो स्वामित्व है, ओनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, एक अलग मुद्दा है कि कौन ऑनर होगा। अभी मैं इसमें अपलोड कर दिया सारी चीज़ें, अब इसका ऑनर तो मैं ही हूँ, आवाज़ तो मेरा है, लेकिन इसका मिसयूज़ भी तो किया जा सकता है। कोई भी इसको डाउनलोड करके अपलोड कर सकता है कहीं पे भी। तो ये कई लोग कर भी रहे हैं और कई लोग फंस भी रहे हैं। कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, आप देखते होगे यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और उनके चैनल बंद भी कर दिए जाते हैं। हालांकि यूट्यूब के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, अभी मैं सीख रहा हूँ यूट्यूब के बारे में। कॉपीराइट जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, हमारे सिलेबस में भी है, और इससे पहले मैंने कंप्यूटर सीखा हुआ था तो उसमें पढ़ा था इसके बारे में, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, तब मुझे इसके बारे में पता चला था। अभी मुझे और कई चीज़ें जानना है यूट्यूब के बारे में। और तो ये था कि इसका स्वामित्व कौन होगा, मालिक कौन होगा। अभी आपने सुना होगा कॉपीराइट के मामले में एक संगठन भी भारत में बनाया गया, कई ढेर सारे कानून भी बनाए गए हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार आप लोगों ने सुना होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सुना है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अभी जो कोरोना वैक्सीन बना है तो इसमें पेटेंट कराना आप समझ सकते हो कि कोई भी टेक्नोलॉजी, जैसे कुछ भी हमने बनाया तो उसको पेटेंट करा दिया, तो ऐसे ही कोई भी डिजिटल सामग्री हम लोग बनाते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आता है। तो इसमें एक बड़ी समस्या है कि कोई भी कॉपी करके पेस्ट कर देता है। अभी कोई भी मूवी निकलती है तो उसमें कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे वो लोग अपलोड कर देते हैं, तो कितना वो कोई ढूंढ पाएगा। अब टेलीग्राम पे ऐसे ढेर सारे चैनल्स हैं जो आज बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसे स्टडी मटेरियल्स मैंने देखा जो कोचिंग सेंटर्स के थे। अब कोई कोचिंग सेंटर वीडियो है जो 1.5 लाख का है, 1.5 लाख रुपए लेती है वो पूरा कोर्स प्रोवाइड करने में, और ये भाई लोग या बहन लोग उस पर फ्री में अपलोड कर दी, तो कॉपीराइट का मुद्दा आ जाता है तो सारे वीडियो हटा दिए जाते हैं। खास करके यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बहुत देखते होंगे। अगला डिजिटल मीडिया का संरक्षण करना। अब ये भी है कि पहले जो डिस्क हुआ करते थे, टेप हुआ करते थे, वो हार्ड डिस्क हो गया, और वो आपने देखा डीवीडी सीडी मैंने बताया, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब इनको संरक्षित कैसे किया जाए। किसी ने एंटीवायरस एक भेजा, सर एक वायरस भेजा और सब कुछ खत्म। अभी इसीलिए अभी कल अभी हमारे देश के कानून मंत्री ने तमाम जो सोशल मीडिया हैं उनसे संबंधित तमाम नियम बताए हैं कि उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे थे अपने देश के सुरक्षा को लेकर के या अन्य अफवाहें फैलाने में। तो अभी उसका संरक्षण कैसे किया जाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब यूट्यूब पे मान लो वीडियो अपलोड किया मैंने, अब यूट्यूब ने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, और मैंने पहले से ही डिलीट कर रखा है, तो फिर क्या होगा। अब तो मेरा ये कंटेंट चला गया, अब तो मैं खोजता ही रह गया। तो ये इनसिक्योरिटी हो गया। अब पहले क्या होता था कि हमारे पास सीडी होता था तो चलो कंफर्म है कि हमारे पास सीडी है, जब मन किया तो लगा के देख लिया। आज भी कई लोग देखते होंगे कि जो मैरिज वीडियो सीडीज़ होते हैं वो सारे लोग संभाल के रखते हैं, जब मन किया तो देख लिया। तो ऐसे हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन सारी चीज़ों के बारे में भी बहुत ही अच्छे से जानकारी रखनी होगी, तभी हम जाकर अपने डिजिटल मीडिया को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं हमारे हाइब्रिड लाइब्रेरीज़ में, जो उसको हमने जाना। तो मैंने आज ये लाइब्रेरी के प्रकार को ख़त्म किया। मैंने आप लोगों को पूरी लाइब्रेरी के प्रकार को बता दिया। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या होता है, शैक्षणिक पुस्तकालय क्या होता है, विशेष पुस्तकालय क्या होता है, सार्वजनिक पुस्तकालय क्या होता है। आज भी मैंने आपको कई चीज़ें बताई, जैसे डिजिटल पुस्तकालय क्या होता है, आभासी वर्चुअल को बोलते हैं, आभासी पुस्तकालय क्या होता है, हाइब्रिड यानी संकर पुस्तकालय क्या होता है, इलेक्ट्रिक पुस्तकालय के बारे में आप लोग पढ़ना कुछ ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको आसानी होगा। और एक और भी चीज़ कहता हूँ कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम एक दूसरे को डिमोटिवेट कर देते हैं। अब जब मैं सेशंस लेता था बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो वहाँ पे कई ऐसे बच्चे आते थे जो बहुत ही ज़्यादा उनको स्टेज फियर होता था, बहुत ही ज़्यादा स्टेज फियर। अब वहाँ पे सामने मैं बैठा हूँ और पूरी टीम बैठी हुई है हमारी, मतलब 50-60 बच्चे बैठे हुए हैं उनको सुनने के लिए। अब वहाँ पे उनको स्टेज फियर हो रहा है, तो कई बार टॉपिक दिया गया
एक बार एक लड़की थी, उनको टॉपिक दिया गया यातायात के बारे में, उन्हें बताना था कि यातायात में क्या क्या समस्याएं होती थी। तो उन्होंने पूरा 10 मिनट सिर्फ शराब के बारे में बात की कि यातायात में शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, शराब पीने से पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। और शराब के बारे में ही उन्होंने सिर्फ 10 मिनट बताया। अभी उन्होंने कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया। तो हम उनको क्रिटिसाइज कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हमारी पूरी टीम ने उन्हें अप्रिसिएट किया और हमने बताया कि आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि हमें उसमें हर चीज़ देखना था। हम सिर्फ कंटेंट नहीं देखते। अगर हमने मान लो पहली बार कोई किसी ने कुछ बताया और हमने तुरंत उसकी बुराई करनी शुरू कर दी, हो गया उसका बेड़ा, अगर काम ख़त्म। फिर अगर उसका इंटरनल और अपना खुद का आत्मविश्वास नहीं ठीक है, तो हमने उनको बताया, उनकी कमियां भी बताया। ऐसे नहीं है कि हमने छोड़ दिया, लेकिन उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन, किस तरह से आप किसी भी चीज़ को बताते हो, वो अलग था। तो एप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए पर्सन। अगर कोई आपके लिए, या चलो ठीक है, आपको अगर किसी भी बात पे बुरा लगता है तो आप अब जान थोड़ा ले लोगे लेकिन आजकल लोग जान भी ले सकते हैं भाई, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप कोशिश करो कि अगर आप किसी को अप्रिसिएट नहीं कर सकते तो आप कम से कम गाली तो मत दो यार। किसी को बुरा तो मत कहो। इससे क्या होता है, एक नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, और वो नकारात्मक ऊर्जा हमारी सकारात्मक ऊर्जा से लड़ती है। फिर हमारी जो सकारात्मक और आपकी नकारात्मक ऊर्जा दोनों मिलती है, फिर वो न्यूट्रल हो जाता है। तो हमारा जो सकारात्मक ऊर्जा वो कम हो जाता है। तो आप इसमें एक था ना कहाँ गाना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। तो ऐसा मत, आपको प्रेरित करना चाहिए। और इससे क्या होता है कि जब हम किसी की बुराई करते हैं ना, एक मेथड होता है, पूरा एक सिस्टम होता है किसी भी चीज़ को। जब भी हम किसी की बुराई करते हैं तो सबसे पहले वो बुरी चीज़ होती है, वो हमारे मन में आती है, वो बात हमारे मन में घूमती है। अब उसके बाद वो जब हमारे मन में घूमते हैं ना, फिर हमारे इमोशंस बनते हैं उस बात के प्रति, उस निगेटिव बात के प्रति। जब हमारे इमोशंस बनते हैं, वो इमोशंस हमारे हार्मोन्स में कन्वर्ट होते हैं। वो हार्मोन्स जो होते हैं हमारे नेगेटिव एनर्जी के रूप में काम करते हैं। अब उसके बाद हम ढूंढना शुरू कर देते हैं सारे मुद्दे उस नेगेटिव बिंदु से मिला करके। और इससे पहले आपने पूरे जीवन में जितनी भी नेगेटिव कार्य किए हैं, वो सारी ऊर्जा एक इकट्ठी हो जाती है। और फिर जब आप निकालते हो ना अपने शब्द, तो फिर वो बहुत भयंकर होते हैं, बहुत ही घातक होते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को किसी से दुख है, जलन है, कष्ट है, पीड़ा है, तो वो उसकी तमाम बुराइयों को इकट्ठा करेगा। अब तक उसने जितनी कमियां की हुई हैं सारी इकट्ठा करेगा। आप देखना, अगर मान लो कभी भी किसी से झगड़ा होता है, तो मैंने कई लोगों को देखा, वो सिर्फ ना उनके आज के, बल्कि पिछले भूतकाल के जितने भी कमियां थी, सारी चीज़ों को फेंक देते हैं। ऐसे लोगों पे मुझे बहुत दया आती है यार, कि ये जो आपने निकाला, ये जो शब्द निकलता है, ये ऐसे ही नहीं निकलता है। आपने कितना दुख फील किया होगा उस चीज़ को निकालने के लिए। तो आप खुद खुश रहो। आपको खुद को अगर खुश रहना है तो ये क्योंकि हम किसी को अगर गाली देते हैं तो कई बार हम अपने मन में उस गाली को दोहरा चुके होते हैं, अपने इमोशंस पे, उसको अपने इमोशन के स्तर पे लाते हैं, तब जाकर हमारे शरीर से शब्द निकलता है। आप विपासना करना, विपासना में ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, क्या होता है, किस चीज़ होता है। तो यही मेरा सजेशन है कि आप लोग खुश रहो, विपासना करो और मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग भी अगर अपना वीडियो देना चाहो इस पे अपलोड करने के लिए, तो हम अपलोड कर देंगे। इससे जल्दी हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा इसलिए। और बाकी देखते हैं आगे, हम वीडियो बनाते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम अभी देखते हैं क्या चीज़ होता है। अभी तो हमारा पुस्तकालय के प्रकार ख़त्म हो गया। अभी नॉलेज सोसाइटी पे एक वीडियो आया है हमारा, अन्य वीडियो का इंतज़ार है, देखते हैं कब तक वो आता है। फिर हमारा 2-2N ख़त्म होने के बाद हम शुरू करेंगे अपना 2-2 या 2-3। उसमें ये
लाइब्रेरी के लॉज वगैरह को हमें पढ़ना है। जैसे जैसे सर ये कंप्लीट करवाते जा रहे हैं, अगर हम ऐसे ही खुद कंप्लीट कर लें तो हमारा जल्दी हो जाएगा, वरना हमारा एग्ज़ाम में बड़ी दिक्कत होने वाली है। असाइनमेंट्स भी बनाने हैं। चलिए फिर आप लोग खुश रहिए, और देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो आप कुछ नहीं दे सकते तो खुशी दो एक दूसरे को। आपके पास इतना अच्छा विचार है, सोचो कितने करोड़ों साल लगे आपको इतना सुंदर मस्तिष्क मिला। पहले पहले के लोगों का इतना डेवलप्ड माइंड नहीं था, आप तो कुछ भी कर सकते हो। और आपका शरीर कितना सुंदर है, आपके पास वो शक्ति है, आपके पास शारीरिक शक्ति है, आपके साथ मानसिक शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में। तो हम एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दें। सोचो 10 मिनट अगर हमने किसी एक चीज़ को लिया पर डे, तो आप कुछ भी कर सकते हो। पर डे सिर्फ आपने 10 मिनट दिया एक टॉपिक को, क्या कुछ भी ले लो। 10 मिनट अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज ही करते रहे तो कुछ दिन बाद आपके शरीर पे वो प्रभाव दिखने लगेगा कि आप एक्सरसाइज करते हो। 10 मिनट आप किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हो तो वो आप पूरी पुस्तक को ख़त्म कर सकते हो। और आप अगर 10 दिन किसी की बुराई कर रहे हो, 10 मिनट रोज़ किसी की बुराई कर रहे हो, तो आगे चलकर आपके अंदर बहुत ही बुरी विचार उत्पन्न हो जाएंगे। फिर आपकी जो अच्छाई होगी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। तो अपनी अच्छाई को ज़िंदा रखो अपने अंदर। आप जितना खुश रहोगे, दूसरों को जितने खुशी देने की कोशिश करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। तो यही मेरा कहना है। आप लोग खुश रहो। जय हिंद। अच्छा, जो ये मैं जय हिंद बोलता हूँ हर बार, आपको पता है जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। एक महान क्रांतिकारी थे। सोचो वो कांग्रेस के लीडर भी थे, कांग्रेस के लीडर। लेकिन कुछ लोग कांग्रेस में ऐसे थे जो उनके विचारों से मेल नहीं खाता था उनका विचार। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोशिश किए कि चले, लेकिन अलग था उनका विचार, गांधीवादी विचार और सुभाष चंद्र बोस का विचार। लेकिन वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी की बुराई नहीं करते थे और वो छोड़कर चले गए। उस कांग्रेस को उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और आज भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि कांग्रेस को, महात्मा गांधी को, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उन्होंने ही ये बहुत ही अच्छा शब्द बोला था, जय हिंद। अब बोल के तो देखो, जय हिंद कितनी एक सकारात्मक ऊर्जा, एक प्रेरणा, एक उमंग आपके शरीर में दौड़ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।